मित्रों नमस्कार। आज का वीडियो मैं अपने छात्रों के लिए बनाऊंगा जो सीखने की प्रक्रिया में हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि ये समुद्री मार्ग क्या होते हैं और इस पर नियंत्रण क्या है। बहुत संक्षिप्त वीडियो रहेगा आज का भी। तो ये है कि मित्रों, समुद्री जो मार्ग हैं ये उसी प्रकार के मार्ग हैं जैसे हमारे गांव, गली, मोहल्ले में हम मार्ग बनाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा हम दो मकानों के बीच अति सक्रिय जगह से भी जाते हैं और अचानक अगर वहाँ से कोई दूसरा, उधर से कोई आ रहा हो आदमी या कोई जानवर, तो फिर हमें बड़ी परेशानी होती है कि हम क्या करें। हम पीछे भी, कभी कभी तो ऐसा होता है कि या तो वो सामने वाला पीछे हटता है या फिर हम जो हैं हम पीछे हटते हैं। कई गलियों में होता है, आप देख लीजिए। दिल्ली में देखो, पुरानी जो चांदनी चौक का इलाका है, देखिए वहाँ कैसी गलियाँ हैं, ठीक है। और शहर में हर जगह देखिए आप, जो पुराना ज़माने के जो बना हुआ है उसमें निकलने के लिए भी जगह नहीं है। आज यद्यपि जो नया जो हमारा आर्किटेक्ट डिज़ाइन हुए हैं और नए मकान बने हैं उनमें गलियाँ छोड़ी गई हैं, प्रॉपर तरीके से है, लेकिन फिर भी अधिकांशतः जो जगह हैं वो स्ट्रीट रूप हैं, बिल्कुल गलियां हैं। तो इसी प्रकार से समुद्र के अंदर भी दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में, दो समुद्री द्वीपों के बीच में कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर से समुद्र बड़ा नैरो है। तो वहां से और फायदा क्या है उसका कि बड़े बड़े जहाज जो हैं वो उनको बड़े दूर से यात्रा, उतने बड़े कॉन्टिनेंट्स की घुमा के न ले जाते हुए वो उन सक्रिय रास्तों से जो है समुद्र के बीच, वो वहाँ से अपना सामान ले जाते हैं। तो उनका समय बचता है और ये उनका ईंधन बचता है और सामान जल्दी पहुँचता है, दिन बचते हैं। तो इनको हम कहते हैं समुद्री मार्ग। तो जो समुद्री मार्ग के मध्य जो रास्ते हैं उन्हें स्ट्रीट्स या जल डमरू कहते हैं। अब लेकिन अब क्या हो रहा है कि जैसे अब कोई गली है ना, वहाँ एक कोई मोहल्ले का दादा है, वो कह रहा जो इस गली से जाएगा भाई वो चुंगी देके जाएगा, ठीक है। वो चुंगी वसूलने वाला शुरू हो गया अब आइटम। पहले तो नहीं था ना, जो प्रकृति ने हमें वो रास्ते दिए हैं पहले वो तो ऐसे थे नहीं। अब जो रास्ते आपने बनाए उसमें तो चलो मान लें कि आप चुंगी वसूलें, लेकिन जो नेचुरल बने हैं, प्रकृति ने हमको हमें दिए हैं, उन रास्तों को आप चुंगी कैसे वसूल रहे हो। और ये जो ईरान इराक का जो युद्ध है, ये जो ईरान का और इजराइल का युद्ध है, इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है जिसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व है, मुझे तो कहीं ऐसा लगता है कि ये ईरान और अमेरिका की कहीं मिलीभगत तो नहीं है, साजिश तो नहीं है कि ये चुंगी, क्योंकि अब तो पहले तो ईरान ने कहा था मैं चुंगी वसूलूंगा, अब अमेरिका भी शुरू हो गए हैं। वो कह रहे हैं जो जहाज पहले ईरान ने रोके थे वो छोड़े उन्होंने, तो उसको उसी चेकिंग फिर हम करेंगे। तो मुझको लगता है ये युद्ध के बहाने ये दोनों ही चुंगी वसूलने का काम शुरू कर रहे हैं। तो बहरहाल जो चुंगी है, टॉल है, वसूलने की व्यवस्था ऐतिहासिक और वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर काफ़ी जटिल है। पुराने समय में यह शक्ति का प्रतीक था, जबकि आज यह संधियों और अंतर्राष्ट्रीय नियमों जैसे UNCLOS के तहत संचालित होता है। प्राचीन और मध्यकाल में जो देश किसी सक्रिय समुद्री मार्गों पर नियंत्रण रखते थे और वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों की सुरक्षा या मार्ग उपयोग के नाम पर कर वसूलते थे, टॉल वसूलते थे, चुंगी वसूलते थे, तो यह इतिहास का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। क्या है? सन 1429 से लेकर 1857 तक डेनमार्क ने एलिसनोर के पास से सक्रिय समुद्री मार्ग से गुजरने वाले हर जहाज से कर वसूला। किसने वसूला? डेनमार्क ने।
तो प्रारंभ में चुंगी वसूलने का काम डेनमार्क ने किया। कब किया? 1429 से लेके 1857 ईस्वी के मध्य। ठीक है। जो जहाज भुगतान नहीं करते थे उन पर किले से तोपों द्वारा हमला किया जाता था। जो नहीं देगा उस पर तोप चला दी जाएगी। और जो अभी हमने देखा हमारे मलक्का जल डमरू, कल भी मैंने बताया था आपको, स्ट्रीट ऑफ मलक्का, एक मेरा कल वीडियो आया है। तो जैसे क्षेत्रों में स्थानीय राजा जहाज़ों को सुरक्षा देने के बदले उपहार या कर लेते थे। आज के समय में समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCLOS के तहत निर्दोष पारगमन, इनोसेंट पैसेज और ट्रांजिट पैसेज के नियम लागू होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुसार किसी भी सक्रिय जल डमरू स्ट्रीट जो दो बड़े समुद्रों को जोड़ता है, वहां से जहाज़ों को बिना किसी बाधा के गुजरने का अधिकार है। कोई भी देश केवल अपने क्षेत्रीय जल से गुजरने मात्र के लिए किसी जहाज पर शुल्क टोल नहीं लगा सकता। हालांकि सीधे तौर पर रास्ता कर लेना प्रतिबंधित है, लेकिन दो तरीके हैं जिनसे वो वसूल कर सकता है। क्या हो सकता है कि सेवाओं के बदले शुल्क, वो कहेगा कि हम भाई सर्विस चार्ज दे रहे हैं तो हम क्या बुरा कर रहे हैं, हम सर्विस चार्ज के बदले टैक्स ले रहे हैं। ठीक है। और यदि कोई उस सक्रिय मार्ग से विशिष्ट सेवाएं प्रदान करता है तो वो उसका शुल्क ले सकता है। जैसे प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउसेज होते हैं ना, तो लाइट हाउस को मेंटेन करने का खर्चा होता है। पहले ज़माने में क्या होता था, एक बड़ा सा लाइट हाउस होता था समुद्र किनारे, वो लाइट हाउस में ऊपर एक लालटेन जलाई जाती थी टॉप में, ताकि दूर से समुद्र से नाविक को ये पता चल जाए कि यहाँ लैंड है, और वो अपने जहाज़ को मोड़ लेते थे। अगर वो भूखे हैं, वो प्यासे हैं, उन्हें कोई बीमारी हो, कोई ज़रूरत है, तो वो समुद्र से उस किनारे की ओर आ जाते थे, उस लाइट को देखते थे। तो उस लाइट में जो उसको जलाने के लिए ईंधन चाहिए होता होगा ना, तेल, ये जो मिट्टी का तेल है उस लैंप को जलाने के लिए, तो और वो जलाने वाले आदमी की जो व्यवस्था है, वो सब करने का जो खर्चा होता होगा ना, तो वो कोई ना कोई तो उसको वसूलेगा ही देगा। तो ये तो ठीक है, आप सुविधाएं वो प्रदान कर रहे हैं तो उसके बदले वो उसका ले सकते थे। तो इन लाइट हाउसों के रखरखाव के लिए सक्रिय रास्तों में जहाज को सुरक्षित निकालने के लिए पायलट, स्थानीय गाइड की सेवा देना, ये कुछ ऐसी जगह हैं। जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि जब कभी छोटे सक्रिय रास्ते में हम अपनी कार लेके जाते हैं तो आगे से कोई ट्रैक्टर यदि आ जाए, और बिल्कुल ट्रैक्टर के बाद अब ये जो कार वाला है नया गाड़ी चला रहा है, कार चला रहा है, इसको बेचारे को बैक करना भी नहीं आ रहा है। अब वो कैसे बैक करेगा, और ट्रैक्टर वाला भी बैक नहीं कर सकता, पीछे उसका ट्रॉली बड़ी लदी है सामान से, तो वो भी बैक नहीं कर सकता। तो ऐसी विषम परिस्थिति में कौन आएगा? तो कोई एक नया ड्राइवर हायर करोगे ना, जो एक्सपर्ट होगा, जो बिल्कुल गाड़ी को एकदम पीछे और ये वो करके उस ट्रैक्टर को निकालेगा, फिर अपनी गाड़ी आगे निकाल देगा। तो इस ड्राइवर को पे भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी सुविधाएं आपने ले रखी हैं। तो ऐसे ही समुद्र में भी होता है, कुछ जगहों से ऐसा होता है, वो जहाज, क्योंकि वहाँ ना सरफेस टेंशन की वजह से, जब कम और सक्रिय रास्ता होता है, सरफेस टेंशन की वजह से जहाज अपने आप ही किनारे की ओर भागने लग जाते हैं। जब वो जहाज लदे होते हैं, भारी होते हैं, तो क्या होता है, वो फोर्स के साथ वो तेजी से किनारे को जाएंगे, और किनारे जाएंगे तो टकरा जाएंगे। तो जो वहाँ के जो एक्सपर्ट, जो नाविक होते हैं, जो पायलट्स होते हैं, वो जानते हैं कि कैसे हमने इस स्ट्रीट से, इस सकरी गली से बगैर किनारे को टकराए हुए जहाज को ले जाना है। तो ये वो एक्सपर्टाइज होते हैं इसमें, तो उनकी सेवाएं ली जाती हैं। तो ठीक है, अब उनकी सेवाएं ली जाती है तो आप वसूलेंगे भी। ठीक है। तो और कुछ में क्या होता है, रास्ते को गहरा करने का खर्च भी वसूलते हैं, क्योंकि वो गाद भर जाती है कहीं पर, तो उसमें बड़े बड़े जो गाद निकालने वाले औजार होते हैं ना समुद्र में, वो ये जो आपके जेसीबीज होती हैं बड़ी बड़ी सी, तो ये समुद्र से गाद निकाल के फेंकती है। तो गाद निकालने में पैसा नहीं लगता क्या? क्योंकि अगर गाद नहीं निकालेंगे नहीं तो फिर वो उसका वो जाएगा,
लेवल बढ़ जाएगा सैंड का, और उसमें कोई जहाज नहीं जा सकता, और भाई जाएगा भी तो फंस सकता है, उसके अंदर कीचड़ में धंस सकता है। तो उस गाद को निकालते रहते हैं वो लोग, निकालते हैं कंटिन्यू। जैसे सुएज नहर है ना, सुएज नहर में कंटिन्यू गाद निकालते हैं, कंटिन्यू साल भर चलता रहता है गाद को निकालने का प्रोग्राम, क्योंकि समुद्र में से इधर उधर से गाद आ जाती है ना, कचरा, वो जो लैंड होती है, वो सॉइल होती है, ठीक है, वो आ जाती है। तो उसको निकालने का खर्चा अब होगा, वहन करना पड़ेगा, तो आप लेंगे भी, टैक्स भी लेंगे। तो उसको गहरा बनाए रखने के लिए खर्च की गई वसूली को आप वसूलेंगे भी। तो इसी प्रकार जो मानव निर्मित नहरें हैं, कैनाल टॉल्स, यहाँ से भी आप लेंगे, क्योंकि बनाने में आपका खर्चा लगा है, ठीक है, मान लेते हैं। और इसके अलावा क्या है कि ये जो सक्रिय रास्तों में वसूली का जो ये है तरीका, ये अब जो है बड़ा आधुनिक बनने जा रहा है, क्योंकि प्राकृतिक जल डमरू में के अलावा जो है ये कृत्रिम जो मार्ग हैं, इन्हीं के लिए ये था कि आप कृत्रिम मार्गों में आपका खर्चा हुआ है और जहाँ आप सुविधाएं दे रहे हो वहाँ पर से आप वसूलो। लेकिन अब जो इनकी नज़र पड़ रही है, ये प्राकृतिक जल डमरुओं के में भी पड़ने लग गई है। बताइए, ये तो बहुत गड़बड़ बात है ना। ये प्राकृतिक, उसमें तो आपका कोई मतलब ही नहीं होता ना, उसमें आपने वसूलना के कोई मतलब नहीं होता। जहाँ पर आप सुविधाएं दे रहे हो, जहाँ पर वो है वो ठीक है, अब आप हर जगह से वसूलने लगे, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। तो अब क्या है कि प्राकृतिक जल डमरू में कृत्रिम मार्ग हैं, इसलिए संबंधित देश भारी टोल वसूलते हैं। मिस्र इसका प्रबंधन करता है और जहाज़ों के वजन सुएज कैनाल नेट टन के आधार पर लाखों डॉलर वसूलता है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। और पनामा द्वारा संचालित यहाँ स्लॉट की नीलामी और वजन के आधार पर शुल्क लिया जाता है। विशेष संधियाँ हैं इसमें। मोट्रेक्स कन्वेंशन 1936 तुर्की के पास स्थित बोस्फोरस और डार्टोनेंस जल डमरू के लिए एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तुर्की यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से स्वच्छता शुल्क, सैनिटरी फीस, प्रकाश स्तंभ शुल्क और बचाव सेवाओं के लिए शुल्क वसूलता है, जिसे हाल ही के वर्षों में खासकर 2022 और 23 में काफ़ी बढ़ाया गया है। रणनीतिक चौक पॉइंट्स और प्रभाव, आज सीधे चुंगी वसूलने के बजाय देश इन सक्रिय रास्तों का उपयोग भू राजनीतिक दबाव बनाने के लिए भी कर रहे हैं। मलक्का जल डमरू चीन के व्यापार का बड़ा हिस्सा यहाँ से गुजरता है, मैंने बताया नहीं, वहाँ भी ये स्थिति बनने वाली है। वैश्विक तेल आपूर्ति का केंद्र जहाँ ईरान का प्रभाव है, आज के युग में सक्रिय समुद्री मार्गों पर पुराने जमाने की चुंगी वसूलना गैर कानूनी है। लेकिन नहर शुल्क, कैनाल्स और सेवा शुल्क, सर्विस फीस के माध्यम से देश अपनी भौगोलिक स्थिति का आर्थिक लाभ उठाते हैं। ये बिल्कुल सही है। लेकिन अब क्या है कि अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जिन मार्गों का निर्माण आपने किया है या जिनमें आप मेहनत कर रहे हो, उसकी गाद निकाल रहे हो, या किनारे जो है प्रकाश स्तंभ जो है, लाइट जो है, लाइट हाउसेस, उनको मेंटेन कर रहे हो, या कोई स्ट्रीट से जाने वाले जहाज में कोई बीमारी, कोई पैसेंजर बीमार हो गया या पायलट दल उसका बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो उसको दवाई और उसका खर्चा आप उसको सुविधाएं दे रहे हो, है ना, तो और खाना दे रहे हो बाय द वे, है ना, तो ये सब चीज़ें तक ठीक है, आप वसूलिए। लेकिन आप जो ये नेचुरल जो जल डमरू हैं, इससे आप ये वसूलते हैं और दादागिरी दिखाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो वर्तमान में अभी तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन मेरा अंदेशा ये है कि ये कहीं ईरान और अमेरिका मिले ना हो, और क्योंकि आजकल तो क्या क्या हो जा रहा है ना, क्योंकि अब जो अमेरिका भी कह रहा है ना कि मैं भी इन जहाज़ों की तलाशी लूँगा और इसको मैं भी वसूलूँगा, तो ये चीज़ गड़बड़ है भाई। अभी तो हम ईरान को ही झेल रहे थे, अब अमेरिका भी, तो फिर सामान तो बहुत ही महंगा हो जाएगा, फिर तो बहुत ही ज़्यादा सामान
की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये तो ठीक नहीं है ना। इससे अंतर्गत क्या होगा, इससे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी हर देश में। गरीब बेचारा वैसे ही पिसा हुआ है, गरीब पर तो वैसे ही मार मरी है कि वो बेचारा उसको नौकरी नहीं मिल रही है। कई चीज़ें अब एआई है, एआई आने से कह रहे हैं रोजगार मिलेगा, बढ़ेगा। तो रोजगार किसको मिलेगा? जो उसको एविल करने की जिसमें क्षमता होगी ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा वो तो करेगा। और जो जिसको बेचारे को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, मोबाइल चलाना नहीं आता, वो कैसे एआई का प्रयोग करके पैसा अर्जित करेगा भाई? आप देखो ना हमारे देश में कितना लिटरेसी है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, बताइए। तो अब बड़ी अजीब स्थिति होगी, क्योंकि इतने बड़ी संख्या में जो जनता है ना, इसमें यदि आपने जन कल्याण के कार्य नहीं किए और आपने इनको आगे बढ़ाने की बात नहीं करी, तो यही आपका बड़ा विस्फोटक रूप से आपके लिए अवरोध बनेगा। जैसे किसी जमाने में हम कहते थे ना दिल्ली में, कि जब तक दिल्ली में जुमरी तलैया है तब तक दिल्ली के लोग सुरक्षित नहीं है। हालांकि वहाँ जो जो खाना बनाते हैं, जो कहते हैं बर्तन मलते हैं, ये करते हैं, वो तो अधिकांश लोग वहाँ उस झोपड़पट्टी से आते हैं, वो सब सही है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी कमी है जिसका प्रभाव पूरे समाज में पड़ता है। तो ऐसे ही हर शहरों में आप देखिए। अब यहाँ भारत तो छोड़ो, अमेरिका में तक है ये पूंजीवादी देश की क्या है, एक बहुत बड़ा कहते हैं पूंजीवादी देश की ये कमी है। अमेरिका के जो बेहतरीन शहर है वहाँ भी क्या है कि स्ट्रीट्स में लोग रहते हैं रात में, जैसे हमारे देश में रहते हैं, हर शहर में रहते हैं ना हमारे वहाँ। आप किसी भी शहर में आप चले जाइए, सुबह को देखना, आप अर्ली इन द मॉर्निंग आप जाइए तो आप देखना दुकानों के बाहर, हर दुकान के बाहर बेचारे खाना बदोश लोग सोए हुए मिलेंगे आपको सुबह। दिन में वो जहाँ भी आते होंगे, काम करते होंगे, जो भी करते होंगे, रात में बेचारे वहाँ रहते, उनके घर ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति कहाँ है? न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, वॉशिंगटन डीसी में। आप तो ये मत समझना कि अमेरिका में ये चीज़ नहीं है। तो हर जगह पूंजीवादी जो देश है, कंट्री है, वहाँ एक ही, कनाडा में वहाँ भी यही हालत है, दिल्ली में, बॉम्बे में, वहाँ बस ऐसा ही है कि अब जो ये अपार संख्या में जो लोग हैं, जो हैव्स नॉट हैं, इनके बारे में यदि आप नहीं सोचोगे तो हैव्स जो हैं, जिनके पास है, वो सुखी नहीं रह सकते। क्योंकि हैव्स नॉट एक न एक दिन हैव्स से छीन लेंगे, ठीक है? और वो हैव्स, ये हैव्स एंड हैव्स नॉट की जो ये लड़ाई है ना, ये तब तक चलेगी जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। और इक्विलिब्रियम मान लो कभी आ भी गया तो उसके बाद फिर क्या होता है? फिर वही होता है, एक नई दिशा की ओर। जैसे चाइना में देखा होगा ना, चाइना में एक बार क्या होगा कि वहाँ समाजवादी क्रांति हुई, तो वहाँ क्या हुआ कि सब इक्विलिब्रियम बन गया था। लेकिन क्या हुआ कि उनकी संस्कृति में वो चीज़ नहीं आई। सांस्कृतिक रूप से वे, मानसिक रूप से वही पुराने उसमें थे, जो पुरानी जो जी रहे थे ना, जो है हैव्स थे, जिनका दिमाग था, जो खाते पीते लोग थे, उनको तो अब बड़ा कष्ट हुआ कि उनसे तो सब चीज़ छीन लिया। तो अब वो परेशान हो गए। तो उन्होंने क्या किया, माओ से तुंग के बाद वहाँ एक डेंग आई। डेंग जो थे वो लचीले थे, तो उन्होंने डेंग साहब को पकड़ लिया। डेंग साहब को पकड़ के वो उन्होंने हल्के हल्के पूरी सत्ता को ही पलट दिया। जो वहाँ माओ से तुंग ने जो काम किया था वो पूरी खत्म हो गया, नई दिशा की ओर बढ़ गया। तो ये सब चलता रहेगा। अभी ये जो समाज है, आप ये समझना, ये स्टेगनेंट यही रहेगा, ये फिर बदलेगा, फिर एक दूसरा समाज आएगा,
फिर दूसरा समाज फिर बदलेगा, फिर तीसरा समाज आएगा, फिर चौथा आएगा। ये कहाँ जाएगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ये इसी प्रकार की चीज़ है ना, जो जैसे हम लोगों का जो डेवलपमेंट है ना, विकास है, तो ये वैज्ञानिक विकास है, ये स्वतः विकास है। अब किसी ने सोचा कि एआई बना देंगे हम, एआई की युग में पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पहुंच गए। अब आगे कहाँ जाएंगे ये भी वक्त बताएगा, भविष्य बताएगा। तो ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्योंकि मनुष्य इतना बड़ा विशाल इसका वह है, प्रकृति इतनी बड़ी विशाल है, तो ये कहाँ क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, इसके बारे में कोई नहीं जानता। इसीलिए तो कई चीज़ें हैं ना, इसीलिए तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको जो ये हम पूरे कहते हैं ना, पूरे विश्व जो है ये प्रकृति संचालित कर रही है। अब प्रकृति को आप भगवान कहो, गॉड कहो, खुदा कहो, ये जीसस क्राइस्ट में कहो, जो कह सकते हो वो कहो, लेकिन वो है बड़ी खतरनाक प्रकृति। सब उसी के हिसाब से हो रहा है, सब उसके हिसाब से चल रहा है, मनुष्य के हिसाब से कुछ नहीं चल रहा है। अभी देखिए ये बाय द वे ये युद्ध जो कह रहे हैं परमाणु बम ठोक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, एक बार तो कर दिया इन्होंने नागासाकी हिरोशिमा में, ठीक है, कितना ताश नाश किया बताइए, उतने लाख लोग मरे। और उसके बाद अभी तक वहाँ क्या होता है, जो बच्चे होते हैं ना वो अपाहिज पैदा होते हैं, क्योंकि उनके जो जेनेटिक स्ट्रक्चर वहाँ बदल गया है, वो रेडिएशन ऐसा गया है उसका शरीर में कि वो बहुत समय तक तो अपाहिज बच्चे ही पैदा हुए वहाँ, ठीक है। तो और अभी भी बहुत हिरोशिमा नागासाकी में इन्होंने जो किया, उसके बाद अमेरिका ने कहा ठीक है अब हम तो बहुत बड़ी गलती होगी भाई, अब ऐसा है आपके जो ये जो देश है इसकी रक्षा की जिम्मेदारी अब हम लेते हैं। फिर वो बड़े रक्षक भी बन गए। तो ये सब चीज़ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो प्रकृति का विकास है, हम लोगों का विकास है, मनुष्य का विकास है, ये एक स्वतः प्रक्रिया है और ये चलती रहेगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमें अपने परिवेश में इतना अच्छा बनाना चाहिए और हमें बेफजूल के युद्धों में नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि युद्ध में न जाने क्या हो जाए। जैसे किसी दो पक्षों के बीच किसी बात में युद्ध हो गया तो आप गारंटी ले सकते हो कि कौन क्या कर लेगा। जो आजकल जो मुकदमे चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, ये क्या है, गुस्से से तो हो रहा है मामला। वो जाके उसका सर फोड़ा रहा, वो उसका पड़ रहा, फिर बाद में कोर्ट कचहरी भुगतो। कभी कभी तो वेपन से भी ये लोग एक दूसरे पर वार कर देते हैं, गोली चला देते हैं, हथियार चला लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका फिर परिणति क्या होती है, फिर आप भुगतो, कोर्ट में जाओ, रोज जाओ, कचहरी में दौड़ो, जेल की यात्रा करो। तो जो ये गुस्सा है इसमें नियंत्रण हर एक मनुष्य को करना चाहिए। हमें भी अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहिए और विश्व के नेताओं को भी अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहिए कि आप ये टैक्स वैक्स वसूलने के चक्कर में कहीं वो जो आप कह रहे हो ना मुंह से कि बम फोड़ देंगे, हम परमाणु फेंक देंगे, ऐसा वैसा, तो ऐसी गलती मत करना। पूरी मानव सभ्यता उजड़ जाएगी और आने वाली सभ्यताएं आपको गाली देंगी, कहेंगी कि एक ऐसा भी नेता आया था जिसने ऐसा कर दिया। और अगर बंदर घुड़की है तो आपकी बंदर घुड़की बहुत अच्छी है, हमें अच्छी लग रही है, आप बंदर घुड़की देते रहे और वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऐसा ना करें। तो ट्रंप साहब से हमारा निवेदन है कि ये जो जल डमरू के मार्ग हैं ये नेचुरल हैं, और ईरान के नेताओं से भी हमारा निवेदन है कि ये जो जल डमरू का मार्ग है तुम्हारा बनाया हुआ नहीं है, ये ईश्वर का है, प्रकृति से द्वारा दिया गया है, तो इसको छोड़ें, इसमें निर्बाध रूप से हमारे जहाज़ों को आने दें ताकि हमारी रसोई में गैस भी चलती रहे और हमारे जो गाड़ियां हैं ये भी चलती रहे, आवागमन भी हमारा चलता रहे, हमारे देश में तृतीय विश्व के देशों में ये शांति बनी रहे। तो मेरा यही निवेदन है ना। तो अपने विद्यार्थियों को मैंने संक्षिप्त कहा है, तो ये संक्षिप्त ही है, अभी 24 मिनट ही हो रहे हैं, क्योंकि क्लास में तो आप 35 मिनट का भाषण सुनते होगे ना क्लास में 35 से 40 मिनट का आप भाषण सुनते हो, तो मेरा तो अभी 24 मिनट का ही हो रहा है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों और मेरे मित्रों, जो भी आप मुझे सुन रहे हो, ये है कि हम व्यवहारिक जीवन में भी ऐसा काम ना करें जिससे बेफजूल में झगड़ा पैदा हो। हम जब कहीं आग लगती है उसको बुझा दें, हमें पानी
अगर वहाँ नहीं अवेलेबल है आग बुझाने के लिए तो हम मिट्टी से बुझा दें, घास पत्तों से बुझा दें, लेकिन आग को हमें बुझा देना चाहिए, क्योंकि आग बड़ी ख़राब होती है। आग फिर सस्टेन जब तक है तब तो वो आपके खाना भी बनाएगी, आपको बढ़िया मीट भी भून भान के देगी, खाइए आप टेस्ट के साथ। लेकिन जैसे ही आग से नियंत्रण आपका हट गया, अगर वो विस्फोट में चला गया, तो फिर बड़ी बड़ी भवन, बड़े बड़े देश, कंट्री सब स्वाहा हो जाते हैं। तो इसलिए आग को मत फैलने दें, जहाँ भी हैं, और शांतिपूर्ण तरीके से रहें। तो और नेचर का वो भी है, हमें प्रकृति का एक मतलब वो है ना, हमको एक आशीर्वाद मिला है। हम हर आदमी शांति प्रिय है, शांति ही चाहता है। लेकिन झगड़ा क्या होता है कि जब दूसरा आदमी अशांति पैदा करता है ना, तब अंदर अपनी अशांति पैदा होती है। तो इसलिए वहाँ पर आप टच मत करें, कि वहाँ पर आप बाहरी चीज़ से इन्फ्लुएंस मत हो। आप बाहरी चीज़ से अगर इन्फ्लुएंस हो गए, आप अपना खराब करोगे ना, तो फिर सब खराब होता चला जाएगा। ये है, क्योंकि अब हर एक आदमी का तो आपने ठेका ले नहीं रखा, कौन आदमी कैसा है। तो दूसरा आदमी जब भी ऐसी कोई गलती करता है तो आप पानी डालने की कोशिश करें, आग को बुझाने की कोशिश करें। तो यही बड़े उसमें भी है, ये मनुष्य का ही तो स्वभाव है। तो जो ये नेता लोग हैं, कौन है, ये हम ही तो हैं, हम ही जैसे तो लोग हैं। ये जब पावर में आते हैं फिर ये ऐसी बातें कर देते हैं जिससे बड़ा पूरा समाज उद्वेलित और परेशान हो रहा है। तो समाज की नहीं देख रहे ना, ये इनकी रसोइयाँ तो चल रही हैं बड़े फसला तरीके से। देखिए हमारे तमाम रेस्टोरेंट बंद हो गए, बंद होने की कगार में पहुंच गए। तो ये स्थिति है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।